नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब गिड़गिड़ाते हुए ससुर का हाथ झटकती हुई बहू बोली, बुढ़े तेरी औकात नहीं इस गाड़ी में बैठने की। आज वही बहू अपने ससुर को देखकर आंखें फाड़कर देखती रह गई। बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। मैंने और तेरी माँ ने अपनी जीवन भर की कमाई तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में लगा दी। आज उसके इलाज के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। घर में जो भी कुछ था सब कुछ तो तुम दोनों भाइयों ने लूट ही लिया है। क्या इसी दिन के लिए हमने हर मंदिर मस्जिद के चक्कर काटे थे कि जब हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़े तो तुम अपने हाथ खड़े कर दो? अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। क्या तुम लोग इतने बेदर्दी हो गए हो? जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तब तो तुम्हें माँ बाप के अलावा और कोई याद ही ना था। तब तो तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप से अच्छा कोई ना था। और जब तुम दोनों भाइयों ने हमारा सब कुछ लूट लिया तो अब तुम हमें देखते भी नहीं हो। मेरी नौकरी के बाद जो पेंशन मिली थी वो भी सारा पैसा तुम दोनों भाइयों ने मिलकर हड़प लिया। अब जब मुझे आज पैसों की ज़रूरत है तो तुम दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं रह गई है क्या? अरे वो तुम्हारी अपनी माँ है जिसने तुम्हें अपने खून से सींचा और आज तुम उसकी ज़रूरत के समय सब कुछ भूल गए हो। सुरेंद्र जी ने अपने छोटे बेटे राहुल के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो पिताजी, फालतू के खर्च के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कि तभी छोटी बहू राधिका ऊपर से बन ठन कर साइड में पर्स लटकाकर उतरती हुई बोली, चलो राहुल, जल्दी चलो, मुझे शॉपिंग के लिए बहुत देर हो रही है। और फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। अपने ससुर की बात को अनसुना करते हुए राधिका ने कहा और दोनों बहू बेटे कार में बैठकर जाने को तैयार हुए। तो सुरेंद्र जी ने बहू राधिका से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, बहू, कम से कम इस कार में बैठाकर मुझे अस्पताल तक ही छोड़ देना। अब इस उम्र में इधर उधर भाग दौड़ करने की मुझ में हिम्मत ही कहाँ है। अब तो ज्यादा चलने में भी इन बूढ़ी हड्डियों में दर्द महसूस होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बस जान अभी निकल जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर बहू ने टेढ़ा मुंह बनाते हुए अपने ससुर का हाथ कार से हटाकर झटकते हुए कहा, चल बुढ़े, दूर हट हमारी कार से। इस चमचमाती हुई कार में बैठने की तेरी औकात नहीं है। और कार में बैठते हुए राधिका बोली, चलो राहुल, तुम्हारे बाप का तो यह रोज का काम है, रोज एक नया ड्रामा। मुझे अभी शॉपिंग करा दो, वरना फिर मंकू, हमारा बेटा स्कूल से आ जाएगा तो फिर मैं तो कहीं भी जा ही नहीं सकती। तुम जानते हो ना कि वो कितना शैतान है। तो राहुल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से दोनों पति पत्नी कार में बैठकर सुरेंद्र जी के सामने से चले गए। और सुरेंद्र जी वहां ठगे हुए से खड़े रह गए और उनकी कार को अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखा। खैर, बेचारे क्या करते, हारे थके से धीरे धीरे आंखों में आंसू लिए अस्पताल की ओर चल दिए। जब वे अस्पताल की ओर जा ही रहे थे कि आगे चलते चलते उन्हें एक ऑटो वाला मिला। उसने अपना ऑटो रिक्शा सुरेंद्र जी के सामने रोक दिया। तो सुरेंद्र जी ने बिना उसकी ओर देखे ही अपने कदम तेज कर अस्पताल की ओर बढ़ा दिए। कि तभी ऑटो वाले ने पीछे से आवाज लगाई, सुरेंद्र चाचा, अरे चाचा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका पड़ोसी गोपाल। चाचा, क्या आपको याद नहीं है कि आप हमारे पड़ोस ही में गांव में रहते थे और मैं कैसे आपके साथ ही घूमने जाया करता था?
बचपन में आपने कितना सहारा दिया मुझे, क्या आप भूल गए? तब सुरेंद्र जी ने दिमाग पर जोर डाला तो उन्हें पुरानी गांव की बातें याद आईं और वे बोले, अरे गोपाल, कैसा है ऋतु? बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो बुढ़ापे के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर ही हो गई है। आजकल यहाँ कुछ याद कहाँ रहता है। वैसे भी जमाना हुआ गांव से वापस आए, तब से गांव के किसी भी इंसान से मुलाकात ही नहीं हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं है चाचा, चलो आप मेरे साथ चलो। सुरेंद्र जी को अपने हाथ का सहारा देते हुए गोपाल ने उन्हें अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया तो सुरेंद्र जी ने ऑटो में बैठने से मना कर दिया, क्योंकि रिक्शे का भाड़ा देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब गोपाल ने जिद की तो वे ऑटो में बैठ गए। अब गोपाल ने सुरेंद्र जी से पूछा कि चाचा, जाना कहाँ है? तब सुरेंद्र जी ने सुबकते हुए कहा कि बेटा, सरकारी अस्पताल की तरफ ले चल, तेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इतना ही कह पाए कि वे वहीं फूट फूट कर रोने लगे। अब गोपाल ने बिना देरी किए ऑटो को सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ा दिया। वह चाहता था कि जितना जल्दी हो सके वह उतना जल्दी सुरेंद्र जी को जानकी जी के पास अस्पताल तक पहुंचा दे और जैसे भी हो सके उनकी तकलीफ को थोड़ा कम कर सके। इसीलिए उसने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि चाचा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, चाची जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अब जैसे ही वे दोनों अस्पताल पहुंचे तो गोपाल ने सुरेंद्र जी को सहारा देते हुए ऑटो से उतारा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें उनकी पत्नी जानकी जी के पास ले गया। सुरेंद्र जी का उतरा हुआ चेहरा देखकर जानकी जी अच्छे से समझ चुकी थीं कि सुरेंद्र जी को किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। जानकी जी सुरेंद्र जी के साथ खड़े लड़के को पहचान ही नहीं पा रही थीं। तब गोपाल ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम किया और अपनी बचपन की सारी बातें जानकी जी को याद दिलाईं। तब जाकर जानकी जी को पता चला कि गोपाल कौन है। गोपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उससे जितना हो सकेगा वो उनकी मदद करेगा, लेकिन वह यह जानना चाहता था कि जानकी जी इस हालत में हैं, फिर भी उनके बेटे उनके साथ नहीं हैं। आखिर उनके साथ हुआ क्या है जो उनके बेटे उनके साथ नहीं हैं? चूंकि जानकी जी बहुत बीमार थीं, तो गोपाल ने सुरेंद्र जी को एक तरफ ले जाकर कहा कि चाचा, आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है? जबकि मैंने तो सुना है कि आप छोटे भैया भाभी के पास रहते हैं और उनके पास तो पैसों की कोई कमी भी नहीं है। फिर आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? गोपाल के पूछने पर सुरेंद्र जी से रहा ना गया। उन्होंने रो रो कर अपने बहू और बेटे का पूरा व्यवहार गोपाल को बता दिया। तब गोपाल ने उनसे कहा कि चाचा जी, क्यों ना आप बड़े भैया और भाभी के पास जाकर रहें और उनको सारी बात बता दें। तब सुरेंद्र जी ने कहा, नहीं बेटा, जब मेरे सुखों के दिन थे तब मैं अपने छोटे बेटे और बहू के पास था। अब जब दुख के दिन आए हैं तब बड़े बहू और बेटे के पास जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। जब वह गोपाल को अपने बेटे और बहू के द्वारा दी गई ज्यादतियों के बारे में बता रहे थे, तभी जानकी जी ने पीछे से उनकी सारी बातें सुन ली थीं और अपने बेटे और बहू के बारे में सुनकर उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा और अचानक आए हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर और नर्स अपनी पूरी कोशिश में लगे रहे, लेकिन फिर भी वह जानकी जी को बचा ना सके और इस इतनी बड़ी दुनिया में जानकी जी सुरेंद्र जी को अकेले छोड़कर चली गईं। उधर सुरेंद्र जी का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेचारों ने फिर भी बेशर्म बनकर
अपने छोटे बेटे राहुल के पास फ़ोन किया और अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को उसी घर में ले गए। बड़े बेटे और बहू को भी फ़ोन किया गया और वे दोनों भी रोते बिलखते छोटे बेटे के घर आए। 13वीं तक वहाँ रहे और फिर अपने अपने घर चले गए। गोपाल भी अपने घर चला गया, लेकिन सुरेंद्र जी का एक एक दिन जैसे एक एक साल की तरह बीत रहा था। लेकिन किया भी क्या जा सकता था? अब तो बेचारों को जैसे भी सही जीवन तो काटना ही था। कहते हैं ना कि मरने वाले के साथ मरा ही नहीं जाता, बस, वरना जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। सुरेंद्र जी अपनी पत्नी के साथ घर के पिछले हिस्से में बने क्वार्टर में रहते थे। अब तो उन्हें वहां रहना बिल्कुल भी न भाता। जिस कमरे में वे अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे, आज अकेले रहना उन्हें बहुत भारी दिखाई पड़ रहा था। वहां 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता। इसलिए उन्होंने अपने बेटे राहुल से कहा, बेटा राहुल, मुझे पीछे वाले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे के कमरे भी तो खाली ही हैं। मेरा सामान आगे वाले कमरे में रखवा दे बेटा, ताकि मैं चैन से सो सकूं। पिछले 2 महीनों से मुझे नींद ही नहीं आई है। मैं एक भी पल चैन से नहीं सो सका हूँ। जरा सी भी आहट होती है तो लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी है। राहुल बोला, पिताजी, आप भी हद करते हो। क्या आप कोई छोटे बच्चे हो जो आपको उस कमरे में नींद नहीं आती? और वैसे भी आज से पहले भी तो आप वहीं रह रहे थे ना। फिर अब आपको वहाँ कौन सी आफत आ रही है? और फिर वैसे भी आप तो जानते ही हैं कि अगर आपके पोते मंकू का खेलने का मन होता है तो वह उसी कमरे में खेलता है, या फिर कोई मेहमान आता है तो वो भी इसी कमरे में रुकता है। तो क्या हुआ बेटा, पहले की बात और थी। पहले हम दोनों साथ रहा करते थे, और फिर मंकू का अगर खेलने का मन होगा तो वो तो तब भी इस कमरे में खेल ही सकता है, और जब मेहमान आया करेंगे तब मैं वापस उसी कमरे में चला जाया करूँगा। वैसे भी मेहमान 2-4 दिन के लिए ही तो आते हैं। तभी अंदर से छोटी बहू राधिका आई और बोली, अच्छा बुड्ढे, तो अब तुम यह बताओगे कि मेरे घर में कौन कहाँ रहेगा? भूलो मत, यह घर मेरा है, और इस घर में कौन कहाँ रहेगा यह सिर्फ मैं तय करूँगी। वैसे भी तूने सारे पैसे तो अपने बड़े बेटे और बहू को दे दिए। उनको तो इससे भी बड़ा घर खरीदवाया था, तो फिर गया क्यों नहीं उनके साथ रहने? हमें तो तुझे तेरे रिटायरमेंट के बाद इसलिए लेकर आए थे कि हम तेरी सेवा करेंगे तो तू हमारे बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेगा। ऐसे ही बड़े बहू और बेटे निकले, यहाँ आए, सबसे मिले और चले गए। उनसे इतना ना बना कि अपने बूढ़े बाप को अपने साथ ले जाएं। यहाँ छोड़ गए हैं हमारे सर पर बोझ ढोने को, खुद तो हर चीज से बच जाते हैं। तभी सुरेंद्र जी ने कहा, नहीं बहू, बड़े बेटे सुरेश और बहू वीना ने तो मुझसे बार बार कहा था, लेकिन मैं ही नहीं गया कि कल को लोग क्या कहेंगे, कि तब से तो छोटी बहू के पास रह रहा था और पत्नी के जाते ही सुख सुविधा के चक्कर में बड़ी बहू और बेटे के पास चला गया। लोग तुम्हें ही ताने देते, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचकर यहाँ रुका था। रही बात बराबर प्रॉपर्टी बांटने की, तो मैंने तुम दोनों भाइयों में बराबर सारे पैसे बांटे थे। बीना बहू जब हमेशा ही पैसे संभल कर खर्च करती है तो उनके पास पैसे क्यों नहीं होंगे? बताओ, तुमने शहर में अपना मकान बनवाया, जबकि उन्होंने शहर से हटकर मकान खरीदा। जब बड़ी बहू है ही समझदार, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर तुम भी ऐसे ही खर्चा करती तो तुम्हारे पास भी पैसे रहते, और तुम मुझे ही ताने दे रही हो। हाँ हाँ, दिख रहा है कितना किसके बारे में सोचा जा रहा है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप गांव की सारी जमीन और मकान को बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दो तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी
मुझे और ज्यादा तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। जब तुम्हें सोचना चाहिए था तब तो तुमने सोचा नहीं। अब फालतू के ड्रामे दिखाने से कोई फायदा नहीं है। और हाँ, बड़े बहू और बेटे से बात हो तो कहना कि तुम्हें साथ ले जाएं और अपने साथ ले जाकर अपने घर में रखें। तुम्हारा बोझा और ढोना हमारे बस में नहीं है। राधिका ने अपने ससुर सुरेंद्र जी से कहा। फिर अपने पति से बोली, चलो जी, आप चलकर नाश्ता कर लो। इनका तो रोज का यही ड्रामा है। बेचारे सुरेंद्र जी की पत्नी जानकी जी का देहांत अभी कुछ ही समय पहले हुआ था। बड़ा बेटा सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और बहू वीना घर पर ही छोटे मोटे कपड़े सिलकर अपने पति का घर पर ही रहकर हाथ बटाया करती थी। बहू वीना और बेटा सुरेश शुरू से ही पैसों को सहेज कर रखते थे, लेकिन छोटा बेटा राहुल और बहू राधिका हमेशा से ही बिना बात के पैसों को उड़ाते थे। और फिर अगर उन पर पैसे कम पड़ते तो इसका दोष भी वे उनके सर मढ़ देते थे। अब सुरेंद्र जी सोचने लगे कि कैसे अपने मन की बात अपने बड़े बेटे को बताएं कि तभी एक दिन सुरेंद्र जी के पास उनके बड़े बेटे का फोन आया और वह बोला, कैसे हो पिताजी? आप तो वहां जाकर हमें भूल ही गए। कुछ दिन तो आप हमारे पास भी रह लो। मैं जानता हूँ कि माँ अपने आखिरी दिनों में आपके साथ वहीं रही थीं। आपकी बहुत सारी यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पिताजी, एक बार हमें भी तो अपनी सेवा का मौका दो। कम से कम कुछ वक्त हम भी आपके साथ बिताएं। सुरेंद्र जी का मन भर आया। वे सोचने लगे कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वह कहने लगे कि बेटा सुरेश, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करता हूँ, लेकिन बेटा अब समय कट नहीं रहा। रात में लगता है कि जैसे कोई आवाज लगा रहा हो। सुरेंद्र जी की आवाज में बहुत दर्द था और फोन स्पीकर पर होने के कारण बीना ने सब कुछ सुन लिया। वह जल्दी से फोन अपने हाथ में लेकर बोली, पिताजी क्या हुआ? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतना सुनते ही सुरेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने बहुत प्यार से पूछा तो सुरेंद्र जी अपना दर्द अपनी बहू वीना से छुपा नहीं पाए। तब सुरेश बोला, पिताजी आप परेशान मत होइए। मैं कल ही राहुल से बात करता हूँ और आपको जल्दी से अपने पास लेकर आता हूँ। फिर बहू बीना ने सुरेंद्र जी की बहुत हिम्मत बंधाई। तब जाकर वे शांत हुए। अगले दिन रविवार था। सुरेश ने अपने छोटे भाई राहुल के पास फोन किया। क्या बात है राहुल, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई थी तो उनकी आवाज में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। जैसे ही सुरेश ने फोन पर अपने छोटे भाई राहुल से इतना कहा, वैसे ही राहुल तुनक कर बोला, भैया अगर इतना करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है तो पिताजी को अपने पास क्यों नहीं ले जाते? राहुल की आवाज में बड़ी अकड़ थी, लेकिन सुरेश बहुत समझदार था, इसलिए उसने उस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही कहा, मैं दोपहर तक आता हूँ पिताजी को अपने साथ ले जाने के लिए। सुरेश का फोन कटा ही था कि राहुल ने अपने पिता पर उल्टे सीधे ताने कसने शुरू कर दिए। क्यों पिताजी, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी यहाँ आपको कि आपने भैया से मेरी बुराई करनी शुरू कर दी? खैर कोई बात नहीं, आ रहा है तुम्हारा लाडला बेटा, चले जाना उसके साथ। फिर जितनी शिकायत करनी हो कर लेना उससे। और हाँ, एक बात और, आज के बाद मेरे घर की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे, अब और तुझे बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे किसी का भी डर नहीं है। और हाँ, अपना सारा सामान पैक करके जाना ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का कोई बहाना ना मिले। इतना कहते हुए राहुल गुस्से में वहां से चला गया। राधिका अपने कमरे में बैठी हुई
राहुल की सारी बातें सुन रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश होने लगी। चलो अच्छा है, मनोज बुढ़ा यहाँ मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। कम से कम कोई मुझ पर रोक टोक तो नहीं करेगा। लेकिन अपने सगे बेटे की बात सुनकर सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 4-5 घंटे बाद बड़ा बेटा सुरेश राहुल के घर आया तो सुरेंद्र जी की जान में जान आई। राहुल भी ऑफिस से घर आ गया। सुरेश को देखकर फिर से सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर राहुल चिढ़ता हुआ बोला, पिताजी, अब तो आप जा रहे हो ना अपने लाडले बेटे के पास, फिर किस बात पर इतना ड्रामा करके दिखा रहे हो? आप तो ऐसे जता रहे हो कि जैसे हमने आपके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, या फिर हमने कभी आपका ध्यान ही न रखा हो। तब सुरेश राहुल से बोला, राहुल, आखिर तुम किस बात पर इतना चिढ़ रहे हो? और यह कौन सा तरीका है पिताजी से बात करने का? ये मत भूलो कि ये अभी भी तुम्हारे पिताजी हैं, समझे तुम? इतना सब कुछ दिया है पिताजी ने तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम दुखी ही नजर आ रहे हो। पिताजी ने ऐसा क्या दिया है मुझे? इतने में ही राधिका चाय लेकर आई और बोली, भैया, अब जिसके पास नहीं होता वो तो दुखी ही रहेगा ना। बाबूजी कहते हैं कि इन्होंने रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा दोनों भाइयों में बराबर बांटा है। आपने जब इतना सब कुछ बना लिया है तो हमारे पास कुछ क्यों नहीं है? राधिका, यह तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और फिर हमारे पहले के हालात तो तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। क्या तुम नहीं जानती? इतने में राहुल बोला, छोड़िए इन सब बातों को, अब यह बताइए कि गांव वाली जमीन का क्या करना है? गांव वाले घर और जमीन को भी बेचकर आधा आधा कर लेते हैं। तब सुरेश बोला कि देखो, फिलहाल मैं बाबूजी को ले जाने आया हूँ, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। तभी सुरेंद्र जी आए और सुरेश से बोले कि बेटा, मैंने अपना सारा सामान बांध लिया है। तभी राधिका बोली, अरे वाह बाबूजी, आपको तो बहुत जल्दी थी यहाँ से जाने की, जैसे हमने आपका ख्याल ही न रखा हो, न हमने कभी आपको खाने पीने को दिया हो। सुरेंद्र जी बोले, ऐसी बात नहीं है बहू, हमें जाते जाते अंधेरा हो जाएगा और फिर अंधेरे में सुरेश को गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी ना। सुरेश राहुल से बोला, देख रहे हो राहुल, अब भी पिताजी को हमारी ही चिंता है। खैर, अब सुरेंद्र जी ने सोचा कि कम से कम बेटे और बहू के ताने और कड़वे शब्द तो नहीं सुनने पड़ेंगे। यह सोचकर एक और सुरेश जी बहुत खुश थे, वहीं राहुल अब सुरेश को फोन करके हर दूसरे तीसरे दिन फोन करके गांव वाली जमीन को बेचने की बात करता रहता था। एक दिन सुरेंद्र जी ने गुस्से में राहुल से कह दिया कि मैं अपने गांव वाली जमीन किसी को नहीं दूंगा, अपने बुढ़ापे के लिए रखूंगा। तुम दोनों में से जो भी मेरी सेवा करेगा वह जमीन मैं उसी को दूंगा। अब तो राहुल और राधिका ने गुस्से में अपने पिता से सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए, क्योंकि सुरेंद्र जी अपने बड़े बेटे और बहू के पास चले गए थे, तो छोटे बेटे राहुल और राधिका को कोई रोकने टोकने वाला रहा ही नहीं। इसलिए राधिका खूब खुला खर्चा करती, रोज किटी पार्टी में जाती, शॉपिंग, इधर उधर ढेर सारा पैसा उड़ा रही थी। उधर राहुल भी अपनी रहीसी के चक्कर में खूब पैसे उड़ाता। धीरे धीरे दोनों कंगाल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा तो उड़ाया ही, साथ ही कर्जा भी इतना कर लिया कि उन्होंने अपना घर बेच दिया, पर कर्जा न चुका पाए। अब वे घर से बेघर हो चुके थे। उधर बड़े बहू और बेटे ने अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे दिन रात उनकी सेवा करते। जरा भी सुरेंद्र जी को तकलीफ होती तो दोनों बेचैन हो जाते। अब धीरे धीरे सुरेंद्र जी पूरे हक से अपने बड़े बेटे के घर में रहने लगे। एक दिन सुरेश बोला,
पिताजी, आपके आशीर्वाद और भगवान की दुआ से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक कार खरीद लें। सुरेश की इतनी बात सुनकर सुरेंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब सुरेंद्र जी के बड़े बेटे और बहू वीना ने पूछा तो सुरेंद्र जी ने राहुल और राधिका के द्वारा की गई अपनी बेइज्जती के बारे में उन दोनों को बताया, जिसको सुनकर उन दोनों की आंखें भर आईं। और अब तो सुरेश ने ठान लिया था कि मैं अपने पिताजी को गाड़ी दिलवा कर ही रहूंगा। और कुछ दिनों बाद सुरेश एक चमचमाती हुई कार अपने पिता के लिए लेकर आया। फिर सब लोग मिलकर मंदिर गए कार की पूजा करने के लिए। सुरेश अपने पिता को शहर के सबसे बड़े मंदिर में लेकर गया था। जब सुरेंद्र जी मंदिर के बाहर उस चमचमाती हुई कार से उतरे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहां पर उन्होंने एक मजदूर महिला को देखा जो बिल्कुल उनकी छोटी बहू राधिका की तरह नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे सुरेश से कहा, सुरेश, देखना, क्या यह हमारी बहू राधिका है? थोड़ी देर में राहुल भी फटे पुराने कपड़ों में ईंट गारा लेते हुए वहां आ पहुंचा। अपने पिता को इस हाल में देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ। पहले तो सुरेंद्र जी उनकी इस हालत पर उन्हें बहुत तरस आया, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के किए कामों को याद किया कि कैसे अपनी बीमार माँ को हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए जब उन्होंने कहा था, तो इसी बहू बेटे ने उनसे कहा था कि तेरी औकात नहीं चमचमाती कार में बैठने की। सुरेंद्र जी को वो पल याद आते ही वे निष्ठुर हो गए और गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तो बहू बेटे ने उनके पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। सुरेंद्र जी को सुरेश और वीना ने समझाया तो उन्होंने उनको माफ तो कर दिया, पर अपने साथ न रहने की हिदायत देते हुए वहां से चले गए और अपने बड़े बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।